हे एवरीवन, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारा आज का जो टॉपिक है वो इंडियन इकोनॉमी पे रहने वाला है। टॉपिक को मैं शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहना चाहती हूं। देखिए, अगर मैं आपके जीके का सिलेबस देखूं, ठीक, वीएलडब्ल्यू के लिए, तो आपको पता है कि आपको 15 टॉपिक्स दिए हैं उसमें, ठीक। और इन 15 टॉपिक्स में से एक जो आपको जीके दिया है JNK के रिलेटेड, ठीक, JNK की, जिसमें आपको हिस्ट्री पढ़नी है, जिसमें आपको जियोग्राफी पढ़नी है, जिसमें आपको इकोनॉमी पढ़नी है, ठीक है। ये भी फर्दर 5 टॉपिक्स हैं आपके, ठीक, ये भी फर्दर 5 टॉपिक्स हैं। तो टोटल ओवरऑल अगर मैं देख सकूं तो ऑलमोस्ट 20 टॉपिक्स है आपके जीके के पोर्शन के अंडर। एंड अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो मार्क्स भी कितने हैं, 20 हैं। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हर एक टॉपिक से आपका एक एक मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। ये सारा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो आपका इंडियन इकोनॉमी है इसमें से भी आपका 1 से 2 मार्क्स तक पूछा जा सकता है, ठीक। इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे, या तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा या तो 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 1 मार्क्स के, ठीक। तो ये आप लेकर चल सकते हैं। अब अगर मैं इंडियन इकोनॉमी की बात करूं तो आपको पता है ये UPSC में भी होता है इंडियन इकोनॉमी, तो ये बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत ज़्यादा सिलेबस है इसका। तो हमें स्मार्ट स्टडी यहाँ पर करनी है। अगर मैं मार्क्स की बात करूँ, इकोनॉमी में एक तो आपका स्टैटिक पोर्शन होता है, एक तो आपका होता है करंट पोर्शन, ठीक है, जो करंट इश्यूज़ हैं। तो चांसेस है कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो करंट से क्वेश्चन आने का चांस है, ठीक। तो इसलिए मैं क्या करूँगी, आपको चार लेक्चर्स में मैं आपका स्टैटिक पोर्शन कवर करवाऊंगी। स्टैटिक यानी कि जो हमेशा सेम ही रहता है, करंट यानी कि जो चेंज होती रहती हैं चीज़ें। तो 4 लेक्चर्स में मैं आपका स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट कराऊंगी और जो लास्ट वाला 1 लेक्चर आएगा उसमें हम करंट इश्यूज़ कंप्लीट करेंगे, ताकि आपका स्टैटिक भी क्लियर हो जाए एंड करंट भी क्लियर हो जाए। फिर चाहे स्टैटिक से क्वेश्चन आए या करंट से क्वेश्चन आए, आपको कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक। तो ये था आज का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। चलिए इंडियन इकोनॉमी देखते हैं अब क्या है। अगर मैं सिंपली इकोनॉमी की बात करूं तो इकोनॉमी क्या होता है। देखिए, इकोनॉमी में हम लोगों को क्या मिलती है, इकोनॉमी में हम लोगों को रिसोर्सेज मिलती हैं। क्या मिलती है, रिसोर्सेज जो कि कहाँ पे है, नेचर में है ऑब्वियसली, ठीक। जिसमें आपका वाटर आता है, जिसमें आपका एयर आता है, जिसमें आपकी लैंड आती है, ठीक है। बहुत सारे रिसोर्सेज, फॉरेस्ट्स आते हैं, ठीक। तो इन सारी रिसोर्सेज को हम कैसे यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करके हम क्या करते हैं, मनी कमाते हैं, या हम कोई भी ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं। दैट मीन्स रिसोर्स को हम कैसे यूज़ करके अपना काम चला रहे हैं, उसको बोलते हैं इकोनॉमी, ठीक। अब देखिए, ये तो थी सिंपल डेफिनेशन। अब देखिए, इकोनॉमी केयरफुल मैनेजमेंट ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, मतलब जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको हम कैसे मैनेज कर रहे हैं। दूसरी चीज़, स्टेट ऑफ कंट्री और रीजन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड द सप्लाई ऑफ मनी। क्या कह रहा है, कह रहा है कि आपके पास कोई रिसोर्स है, ठीक, आपके पास कोई रिसोर्स है। मान लीजिए मेरे पास वीट है, मैंने वीट उगाया है, ठीक। वहाँ से मैं वीट फ्लोर ले रही हूँ, ठीक। वीट फ्लोर मतलब आटा, ठीक है, आटा। उस आटे से मैं क्या बना रही हूँ, ब्रेड बना रही हूँ, ठीक। तो अब मैंने क्या किया, मैंने ब्रेड प्रोड्यूस किया, ठीक। तो वही बता रहा है कि आप कैसे रिसोर्सेज को यूज़ करके प्रोडक्शन कर रहे हो। ये मैंने प्रोडक्शन की, उसके बाद जो मेरे पास ब्रेड बने, मान लीजिए मेरे पास 10 पैकेट बने, एक मैंने क्या किया, कंज्यूम किया, ठीक। और बाकी के जो 9 थे वो मैंने क्या किए, वो मेरे पास है सरप्लस है मेरे पास, ठीक। उनको मैंने बेच के क्या कमाया, मनी कमाया, पैसा कमाया। तो मैंने अपनी इकोनॉमी बूस्ट करी, ठीक। तो वही बोल रहा है, एक तो आपने प्रोडक्शन करी, फिर मैंने कुछ कंज्यूम किए, कुछ मैंने कंज्यूम किए, एंड सर्विसेज एंड सप्लाई ऑफ मनी। और मैंने क्या किया, जो भी सप्लाई ऑफ मनी यानी कि या तो मेरे पास पैसा आया या तो पैसा गया। क्यों, क्योंकि जो मेरे पास सरप्लस बचा था, एक्स्ट्रा जो मेरे पास बचा था ब्रेड, उसको मैंने बेच के ट्रांजैक्शन की, यानी कि मनी कमाया, ठीक। ये होती है आपकी सिंपल टर्म्स में इकोनॉमी। अब देखिए, अब अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया की इकोनॉमी जो है वो 2 फेजेस में हम लोग डिस्कस करते हैं। एक तो 1991 से पहले और 1991 के बाद, ठीक। आफ्टर 1991 एंड बिफोर 1991, ठीक। ये जो है 1991 का कॉन्सेप्ट, ये मैंने आपको JNK की इकोनॉमी जो पढ़ाई थी उसमें भी मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट दिया था। लेकिन चलिए, फिर भी जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है उनके लिए यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, बिफोर 1991 क्या था, गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर थे वो बहुत ज़्यादा थे। पहले आप ये देख लीजिए, फिर मैं आपको समझाऊंगी। एंड लेस इनकम लीड टू डेफिसिट। देखिए क्या होता है, देखिए, एक इंसान जो होता है, कोई भी पर्सन अगर होता है तो उसकी कुछ इनकम होती है, ठीक, और कुछ उसका एक्सपेंडिचर होता है, ठीक।
इनकम यानी कि उसके पास कितना पैसा आ रहा है, ठीक। इनकम, इनकम मीन्स आ रहा है पैसा। एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा हो रहा है, ठीक है, खर्चा हो रहा है उसका, स्पेंड हो रहा है, मनी स्पेंड हो रहा है, ठीक है, मनी स्पेंड हो रहा है, मनी यहाँ पे अर्न हो रहा है, ठीक। तो अब मानिए आपने वो मूवी तो देखी होगी, खर्चा आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, यानी कि मतलब उसका आमदनी, उसका इनकम जो होता है वो बहुत कम होता है और खर्चा उससे ज़्यादा होता है, ठीक। अब देखिए दो एस्पेक्ट है, एक तो है इनकम, एक तो है एक्सपेंडिचर, ठीक। वैसे ही कंट्री का क्या होता है, कंट्री का भी अपना एक इनकम होता है और एक एक्सपेंडिचर होता है, यानी कि कंट्री में भी कुछ अपना रेवेन्यू, कुछ अपना पैसा अर्न करती है कंट्री, और कुछ वो क्या करती है, कुछ वो एक्सपेंड भी करती है, यानी कि कुछ वो खर्च भी करती है। अब पैसा जो वो अर्न करती है, अगर वो पैसा किससे ज़्यादा है, उनके खर्चे से ज़्यादा है, यानी कि आमदनी ज़्यादा है खर्चे से, तो इसको हम बोलेंगे सरप्लस, ठीक। इनकम जो है वो ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से, यानी कि एक्सपेंडिचर कम है इनकम से, तो उसको हम सरप्लस बोलेंगे, यानी कि उनके पास एक्स्ट्रा मनी पड़ा हुआ है, यानी कि इकोनॉमी जो है वो बूस्ट हो रही है, अच्छी है इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि उनका जितना खर्चा है उससे ज़्यादा तो उनका अर्निंग है, तो उनके पैसे बच रहे हैं, ठीक। अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या होती है, कभी कभी इनकम जो है वो कम होती है और एक्सपेंडिचर जो है, एक्सपेंडिचर इज़ ग्रेटर दैन इनकम, ठीक। तो एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है इनकम से, खर्चा ज़्यादा हो रहा है, मान लीजिए मेरी इनकम है 10 रुपये और खर्चा हो रहा है 20 रुपया, तो दैट मीन्स 10 रुपये मेरे पास इनकम है लेकिन खर्च में 20 कर रही हूँ, दैट मीन्स, और एक 10 रुपये मैंने कहाँ से लाया, एक तो मेरी इनकम थी, ये 10 मैंने कहाँ से लाया, ये मैंने कर्जा लिया होगा, ठीक। तो ये मेरे पास डेब्ट है, यानी कि मैंने क्या लिया है, ये डेट है मेरे पास, मैंने कहीं से कर्जा लिया है, फिर जाके मेरा एक्सपेंस जो है, मैंने खर्चा जो है 20 रुपये किया है, खर्चा मेरा 20 रुपये, लेकिन अपने पास अवेलेबल 10 ही रुपये हैं, तो ये 10 कहाँ से लाऊंगी, ये मैं कहीं से उधार लेकर आऊँगी, ठीक। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डेफिसिट। डेफिसिट यानी कि मेरे पास कमी है, डेफिशिएंट है मेरे पास, पैसा डेफिशिएंट है, ठीक। मतलब मेरे पास पैसे की कमी है, क्यों? क्योंकि मेरे पास एक्सपेंडिचर ज़्यादा है इनकम से, ठीक। अब देखिए, अब अगर एक्सपेंडिचर और इनकम दोनों इक्वल हैं, दैट मीन्स अगर मेरे पास 10 रुपये इनकम है तो मेरे पास 10 रुपये एक्सपेंडिचर भी हो रहा है, तो दैट मीन्स इकोनॉमी जो है दैट इज़ न्यूट्रल, या आप इसको बोल सकते हैं दैट इज़ स्टेबल, ठीक है, स्टेबल या न्यूट्रल आप इसको कह सकते हैं, ठीक। आई होप क्लियर होगा। तो वही मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, बिफोर 1991 क्या था, गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर था, एक्सपेंडिचर जो था गवर्नमेंट का वो ज़्यादा था, इनकम जो थी वो लेस थी, ठीक। तो इनकम से ज़्यादा क्या था, एक्सपेंडिचर। जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा, इनकम कम होगा, तो डेफिसिट आएगा ना, तो डेफिसिट आएगा, कमी आएगी। एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है, एक्सपेंडिचर 20 रुपया है, इनकम 10 ही रुपया है, ठीक। तो डेफिसिट होगा, कर्जा लेना पड़ेगा कहीं से, तो दैट मीन्स गवर्नमेंट जो है हमारी, जो गवर्नमेंट है इंडिया की, वो डेफिसिट में चल रही थी, यानी कि कर्जे में चल रही थी, ठीक। चलिए, तो क्या हुआ, अब प्रॉब्लम्स क्या फेस हो रही थी, क्यों डेफिसिट में चल रही थी, देखिए फॉरेन एक्सचेंज बोरोड फ्रॉम अदर कंट्रीज वाजंट एबल टू मीट ऑल एक्सपेंडिचर्स, ये इंडिया है, ठीक, और ये फॉरेन कंट्रीज़ है। अब हमारे पास पैसा नहीं है, हमने क्या किया, हमने यहाँ से सर्विसेज लेनी शुरू कर दी फॉरेन से, ठीक। अब जो फॉरेन से भी हम लोग लोन ले रहे थे या पैसा ले रहे थे या कुछ सर्विसेज ले रहे थे, वो इंडिया में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन थी कि वो सर्विसेज जो हम फॉरेन से ले रहे थे वो इंडिया में लोगों को क्या नहीं हो रही थी, पूरी नहीं पड़ रही थी, समझे। मतलब फॉरेन से जो हम लोग सर्विसेज इंडिया में ला रहे थे वो पूरा ही नहीं पड़ रहा था, वो भी कम पड़ रहा था। एक तो हो गई ये प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम क्या हुई, यही बोल रही हूँ, फॉरेन एक्सचेंज बोरोड, जो हमने बाकी कंट्रियों से सर्विसेज या पैसा लिया, वाजंट एबल टू मीट ऑल एक्सपेंडिचर्स, हमारे खर्चे उससे पूरे ही नहीं हो रहे थे, ठीक। फिर इम्पोर्ट मोर देन एक्सपोर्ट, क्या हुआ था, ये इंडिया है, ये फॉरेन कंट्री है, जब फॉरेन कंट्री से इंडिया में कुछ आएगा तो उसको हम बोलेंगे इम्पोर्ट, ठीक। ये है इंडिया, ये है फॉरेन, ठीक। तो जब फॉरेन कंट्री से इंडिया में कुछ आएगा उसको बोलेंगे इंपोर्ट, यानी कि इंडिया ने कुछ अंदर लेकर आया, ठीक। जब इंडिया से फॉरेन कंट्री में जाएगा तो इंडिया से बाहर जा रहा है तो उसको एक्सपोर्ट बोलेंगे। एक्स से एग्जिट, यानी कि इंडिया से एग्जिट कर रही है कोई चीज़। इम से आई से इन, यानी कि इंपोर्ट हो रहा है, इन इंडिया के अंदर आ रहा है कुछ, ठीक। तो हमारे इम्पोर्ट्स यानी कि हम बाकी कंट्री से ज़्यादा चीज़ें लेकर आ रहे थे अपनी कंट्री में, और हमें उसके लिए क्या करना पड़ रहा था, अब हम फॉरेन से कोई चीज़ लेकर आएंगे अपनी कंट्री में तो फ्री में तो लाएंगे नहीं, उस इंपोर्ट के बदले इंडिया को क्या देना पड़ रहा था, पैसा देना पड़ रहा था, ठीक। और वो इंपोर्ट क्यों कर रहा था दूसरी कंट्री से, क्योंकि हमारी कंट्री में वो चीज़ें बनी नहीं रही थी, हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम वो चीज़ें बनाएं, ठीक। तो वही पॉइंट बता रहा है यहाँ पे, दैट इंपोर्ट्स वर मोर देन एक्सपोर्ट्स, ठीक। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या बता रहा है, ये हम प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं।
तीसरा ये बता रहा है कि अब इंडिया ने क्या, नो इंटरनेशनल लेंडर रेडी टू हेल्प। अब जो इंटरनेशनल कंट्रीज़ थी, जो भी कंट्रीज़ मतलब फॉरेन कंट्रीज़ थी, उन्होंने हमें पैसा देना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि इंडिया की कंडीशन बहुत ख़राब है, अगर हम इनको पैसा देंगे तो क्या पता ये हमें कल को वापस ही ना कर पाएँ, तो कौन डुबाएगा अपना पैसा। तो हमें जो फॉरेन कंट्रीज़ थी वो दे वर नॉट रेडी टू लेंड अस एनीथिंग, वो हमें देने के लिए तैयार ही नहीं थी, बिकॉज दे वर अफ्रेड कि एक बार हमने इंडिया को दे दिया, इनकी कंडीशन तो ख़राब है, उसके बाद हो सकता है इंडिया विल नॉट बी एबल टू पे अस बैक। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम थी, तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी। अब इंडिया ने इन सारी प्रॉब्लम्स को मीट करने के लिए क्या किया, देखिए इंडिया ने अप्रोच किया IBRD, दैट इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक, क्या है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ओके, ये है इसकी फुल फॉर्म। और ये जो IBRD है, इसका दूसरा नाम क्या है, वर्ल्ड बैंक। यानी कि वर्ल्ड बैंक को ही हम क्या बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक तो आप सबको पता है, तो वर्ल्ड बैंक को ही हम क्या दूसरे नाम से क्या पुकारते हैं, IBRD, दैट इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक, तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने इनको अप्रोच किया, किसको, वर्ल्ड बैंक को, और वर्ल्ड बैंक को कहा कि हमें लोन दे दो। वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा, देखिए इंडिया ने क्या किया, इंडिया गया वर्ल्ड बैंक के पास, क्या कहा कि हमें लोन दे दो। वर्ल्ड बैंक ने कहा ठीक है मैं आपको लोन दे दूंगा, किसको, इंडिया को, कहा कि ठीक है मैं आपको लोन दे दूंगा, लेकिन उसके बदले आपको कुछ कंडीशंस फॉलो करनी होंगी, फुलफिल करनी होंगी। वो कंडीशंस क्या है, आपको जो फॉरेन कंट्रीज जो आपकी कंट्री में कुछ ना कुछ लेकर आती हैं, कुछ प्रोडक्ट्स बेचने आती हैं, उन पे एक टैक्स लगता था। ठीक है, उन पे एक टैक्स या आप कह सकते हैं रिस्ट्रिक्शन लगती थी। ठीक, अगर फॉरेन कंट्रीज इंडिया में कुछ लेकर आती थी बेचने के लिए, तो उन पे एक टैक्स लगता था, उन पे एक रिस्ट्रिक्शन लगता था। इस वजह से क्या करते थे फॉरेनर्स, वो ज़्यादा गुड्स नहीं लेकर आते थे इंडिया में। ठीक, क्योंकि उन पे टैक्स लगता था, रिस्ट्रिक्शन लगता था। तो वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा इंडिया को कि मैं आपको लोन दे दूंगा, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, जो रिस्ट्रिक्शन आप फॉरेन गुड्स पे लगाते हैं या जो टैक्स आप फॉरेन गुड्स पे लगाते हैं वो आपको रिमूव कर देना पड़ेगा। ठीक, उस टैक्स से, उस रिस्ट्रिक्शन से इंडिया को फ़ायदा मिलता था, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा, मैं आपको दूंगा लोन, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, वो टैक्स या रिस्ट्रिक्शन आपको रिमूव करना पड़ेगा। तो इंडिया था मजबूर, इंडिया को लोन चाहिए था, इंडिया ने क्या कहा, इंडिया अग्रीड। ठीक, देखिए इंडिया गया था IBRD या वर्ल्ड बैंक के पास, बोला था हमें लोन दे दो। इंडिया ने, वर्ल्ड बैंक ने क्या बोला, ठीक है मैं लोन दे दूंगा, बट आपको वापसी में क्या देना पड़ेगा, आपको रिमूव करना पड़ेगा रिस्ट्रिक्शन ऑन प्राइवेट सेक्टर की। ठीक है, जो भी सेक्टर्स है, जो भी आपके कंट्री में आते हैं चीज़ें लेकर, आपको उन पे रिस्ट्रिक्शंस रिमूव करनी पड़ेंगी, एंड इंडिया ने इस बात के लिए अग्री कर लिया था। ठीक, अब देखिए अब क्या हो गया। ठीक, अब जब इंडिया ने इस चीज़ के बारे में अग्री कर लिया कि हम रिस्ट्रिक्शंस रिमूव कर देंगे, हम टैक्सेस वगैरह रिमूव कर देंगे, तो उसके बाद एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई, इसको हम बोलते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसके थ्रू नए रूल्स एंड रेगुलेशंस बने। क्यों? क्योंकि अर्लियर क्या होता था, आपको रिस्ट्रिक्शंस लगती थी, टैक्स लगता था फॉरेन गुड्स पे, लेकिन अब वो सारा रिमूव हो गया, तो अब नए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की बात आई। ठीक, तो नए रूल्स एंड रेगुलेशन किस पॉलिसी के अंडर बनाए गए, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। दिस केम आफ्टर 1991 के बाद न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई। ठीक, तो आप देखिए इसमें क्या हुआ, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंडर क्या किया, रिमूव्ड बैरियर्स फॉर अदर कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, इंक्रीज कॉम्पिटिशन इन इंडिया। क्या हुआ, यहाँ पे इंडिया था, यहाँ पे था फॉरेन। ठीक, अब फॉरेन से जो गुड्स आए, पहले तो इन पे टैक्स लगता था, तो फॉरेनर्स बेचते ही नहीं थे गुड्स, अब टैक्स वगैरह सब खत्म हो गया, अब फॉरेनर्स एनकरेज हो गए, फॉरेनर्स ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स बेचने लग पड़े इंडिया में। ठीक, अब इंडिया में अपना भी एक गुड है, एक फॉरेन का भी गुड है। ठीक, फॉरेन के गुड की जो क्वालिटी है वो बेहतर है, ठीक है, हाई क्वालिटी का वो, और वो चीप भी है। तो इंडिया के लोग क्या खरीदेंगे, फॉरेन का खरीदेंगे ना, क्योंकि इंडिया के जो अपने गुड्स हैं उनकी इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है जितनी फॉरेन की है, उनकी इतनी अच्छी, वो इतने सस्ते नहीं है जितने फॉरेन के गुड्स हैं। तो इंडिया के अपने ही लोग हमारे अपने ही लोगों ने क्या किया, इंडिया के गुड्स को लेना ख़त्म कर दिया और उन्होंने फॉरेन गुड्स को लेना शुरू कर दिया। तो इससे क्या हुआ, जो फॉरेन गुड्स थे वो ज़्यादा बिक गए, इंडिया में ही वो ज़्यादा बिक गए, उससे क्या हुआ, फॉरेनर्स की इनकम जो है वो इंक्रीज़ हो गई, वो अपने गुड्स इंडिया में बेचेंगे, उनको पैसा ज़्यादा मिलता गया, क्योंकि फॉरेन के जो गुड्स इंडिया में आए थे उनको इंडिया के लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने लग पड़े, कंपटीशन बढ़ गया। ठीक, इंडिया में ही इंडियन गुड्स और फॉरेन गुड्स में कंपटीशन बढ़ गया, और इस कंपटीशन में कौन जीता, फॉरेन गुड्स। तो फॉरेन गुड्स के लिए जो इंडियंस पे करते थे वो तो फॉरेन कंट्रीज़ में ही जाएगा ना, तो फॉरेन कंट्रीज़ की इकोनॉमी क्या हो गई, बूस्ट हो गई, हाई हो गई, एंड इंडियन इकोनॉमी क्या हो गई, डाउन होती चली गई। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो गई 1991 के बाद। ठीक,
लेकिन जो ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है इसके अपने फ़ायदे हैं और अपने नुकसान हैं, ठीक, फ़ायदे भी हैं नुकसान भी है। तो वही पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया कि रिमूव्ड बैरियर्स, जो हमने बैरियर्स वगैरह रिमूव किए इंटरनेशनल कंट्रीज़ पे फॉर अदर कंट्रीज़, जो हमने बैरियर्स रिमूव किए इन टर्म्स ऑफ ट्रेड के मामले में, तो वो उसने क्या किया, इंडिया में कंपटीशन बढ़ा दिया, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग होने लग पड़ी गुड्स की इंडिया के अंदर। तो इंडिया के अपने गुड्स जो है वो नहीं बिके, बल्कि जो बाहर से आते थे गुड्स वो बिकना शुरू हो गए, तो कंपटीशन बढ़ गया इंडिया में। ओके, अब देखिए अब क्या बोल रहे हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, 2 ग्रुप्स में हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंडर जो हमने बनाई पॉलिसी वो 2 तरीके की बनाई, एक तो थे द स्टेबलाइजेशन मेजर्स, एक तो था स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स, ठीक। अब जो ये स्टेबलाइजेशन, देखिए स्टेबलाइजेशन वर्ड से आपको खुद ही पता चल सकता है कि कुछ ना कुछ हम स्टेबलाइज कर रहे थे, ठीक है, स्टेबलाइज यानी कि बराबर रखने की कोशिश कर रहे थे। तो इसमें ये हमेशा शॉर्ट टर्म मेजर होता है, मीन्स छोटे टर्म के लिए हम ये जो स्टेबलाइजेशन पॉलिसी बनाते हैं ये सिर्फ छोटे टर्म के लिए हम बनाते हैं, लेकिन जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म होता है ये एक लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग बनाते हैं, ठीक। अब देखिए ये स्टेबलाइजेशन मेजर में हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इन्फ्लेशन क्या होता है वो भी समझाऊंगी, ठीक। लेकिन जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म होता है उसमें हम क्या करते हैं, हाई इंक्रीज्ड इंटरनेशनल कम्पिटिटिवनेस बाय रिमूविंग रिजिडिटीज़ एंड बैरियर्स। इसके अंदर हम ऐसे रिफॉर्म्स बनाते हैं जिसमें ये बताया गया है कि आप टैक्सेस और बैरियर्स को हटा दीजिए दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर से, ठीक, ताकि क्या आ जाए, कॉम्पिटिटिवनेस ज़्यादा आ जाए। इंडिया में अगर ऐसे भी सोचा जाता है कि अगर इंडिया में फॉरेन गुड्स आएंगे तो इंडिया जो है अपना स्टैंडर्ड, इंडिया को पता है कि फॉरेन गुड्स अच्छे हैं, तो हो सकता है इससे इंडिया भी कॉम्पीट करने की कोशिश करे और अपने गुड्स को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करे, ठीक। तो ये आता है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में। अब स्टेबलाइजेशन रिफॉर्म में मैंने आपको कंट्रोल करते हैं इन्फ्लेशन ये कहा था, ठीक। इन्फ्लेशन क्या होता है, देखिए इन्फ्लेशन क्या होता है, मान लीजिए बैंक्स हैं, बैंक्स के पास ज़्यादा पैसा है, बहुत मनी है, ठीक। तो लोग क्या करेंगे, जो लोग हैं वो लोन ले लेंगे, क्योंकि बैंक्स के पास है तो लोग लोन ले लेंगे, पीपल के पास भी पैसा आ गया हाई, ठीक। अब जो यहाँ पे गुड्स हैं, शॉपकीपर्स क्या करते हैं, शॉपकीपर्स इन गुड्स का प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा हाई कर देते हैं, ठीक। क्यों हाई कर देते हैं, उनको पता है कि लोगों के पास पैसा है, लोग तो मजबूर हैं लेने के लिए, और लोगों के पास पैसा कहाँ से आता है, बैंक्स से आता है, ठीक। तो जब ये बैंक्स के पास पैसा देखकर या लोगों के पास पैसा देखकर शॉपकीपर्स अपने प्रोडक्ट्स की प्राइस हाई कर देते हैं, उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। समझ गए। तो यही जो प्रोडक्ट था, हो सकता है इसका पिछले महीने कितना था, 10 रुपये का मिलता था ये, लेकिन अगले महीने इसको 20 रुपये का कर दिया। प्रोडक्ट सेम है, लेकिन क्योंकि लोगों के पास अब मनी ज़्यादा अवेलेबल है, तो इसलिए क्या किया है, जब मनी ज़्यादा अवेलेबल है लोगों के पास तो शॉपकीपर्स ने प्राइस इंक्रीज़ कर दिया। और प्रॉब्लम तो है नहीं, बिकॉज पीपल आर रेडी टू बाई इट इवन एट 20 रुपीज़। पहले तो 10 रुपये पे भी लोग इसको खरीद लेते थे, और अब वो 20 रुपीज़ पे भी जब खरीदने के लिए तैयार है तो शॉपकीपर्स इसका दाम बढ़ा रहे हैं। इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मीन्स इंक्रीज इन द प्राइसेस, ठीक, इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट्स, ठीक। समझ लग गई, आई होप क्लियर हो गया होगा। इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट्स को इसी को बोलते हैं इन्फ्लेशन। मैं आपको ये सिंपल टर्म्स में भी समझा चुकी हूँ, ठीक। अब देखिए जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, जो हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी उसके अंदर 3 चीज़ें बताई गई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में LPG भी बोलते हैं, ओके। तो LPG कब आया था, इट केम इन 1991 एंड इट केम बिकॉज ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अंडर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी LPG वॉज गिवन। अब ये LPG है क्या, या लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन है क्या, ये भी आपको बताएंगे, ठीक। देखिए इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वॉज अबॉलिश्ड। क्या होता था, जैसे अगर फॉरेन कंट्रीज़ है, ठीक है, फॉरेन कंट्रीज़ है, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि आप ऐसे बोल सकते हैं, मान लीजिए इंडिया में बहुत सारी कंपनीज़ थी, प्राइवेट कंपनीज़ थी, ठीक है, और जो फॉरेन से भी यहाँ पे कोई ना कोई कंपनी आती थी, ठीक। तो पहले क्या होता था, इन फॉरेनर्स को एक लाइसेंस लेना पड़ता था, किसके लिए, अगर वो इंडिया में कोई भी फैक्ट्री एस्टैब्लिश करते तो उनको पहले इंडियन गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था, फिर वो अलाउड होते थे कि आप इंडिया में कोई कंपनी खोल सकते हो। और अगर इंडिया के अंदर भी बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज थी तो उनको भी पहले लाइसेंस बनवाना पड़ता था कि हम कोई कंपनी खोल रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात थी, ठीक। लेकिन लिबरलाइजेशन यानी कि छूट दे दी गई। क्या हो गया, 1991 के बाद अब जो लाइसेंसिंग वगैरह देनी पड़ती थी
फॉरेनर्स को जो लेनी पड़ती थी या जो प्राइवेट कंपनीज़ को लेनी पड़ती थी अपनी कंपनी एस्टैब्लिश करने के लिए, वो अबॉलिश कर दी गई। मींस अब कोई भी लाइसेंसिंग वगैरह नहीं लेना पड़ता था। अब कोई भी आके, कोई भी प्राइवेट कंपनी आके अपनी फैक्ट्री एस्टैब्लिश कर सकती थी, फॉरेन से कोई भी आके एस्टैब्लिश कर सकता था, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इंडिया में जो छोटी छोटी कंपनीज़ थी, छोटी छोटी स्मॉल कंपनीज थी, उनके लिए कंपटीशन बढ़ गया और उनका जो है वो बिजनेस से बेचारे बाहर हो गए, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया तो स्मॉल जो इंडस्ट्रीज थी वो खत्म ही हो गई। बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपनी जगह बना ली, स्मॉल कंपनीज खत्म हो गई, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम हो गई। उसके बाद क्या किया गया, इंडस्ट्रीज़ रिजर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर। लेकिन हाँ, तीन ऐसी इंडस्ट्रीज़ है जिसमें सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के अंडर आती हैं, ठीक है। जो किस अंदर आती है, पब्लिक सेक्टर के अंदर, ना कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर। इसमें प्राइवेट सेक्टर का कोई भी रोल नहीं रहता है, ठीक। कौन कौन सी ऐसी, डिफेंस, फिर एटॉमिक एनर्जी एंड फिर रेलवेज, ठीक है। ये तीन ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो किसके अंडर है, पब्लिक सेक्टर के अंदर। ये आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। आपको ऑप्शन दिया जाएगा डिफेंस, फिर एटॉमिक एनर्जी, फिर रेलवेज दिया जाएगा और चौथा ऑप्शन कोई दिया जाएगा या ऑल ऑफ द अबव। आपको पूछा जाएगा इसमें से कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो पब्लिक सेक्टर के अंडर आती है, तो ऑप्शन योर आंसर, करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव, ठीक। अब देखिए, फिर उसके बाद क्या हुआ, प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ, गवर्नमेंट कंपनीज कन्वर्टेड टू प्राइवेट कंपनीज, ठीक। देखिए क्या हुआ, गवर्नमेंट की जो अपनी कंपनी थी, ठीक, जो गवर्नमेंट की अपनी कंपनीज थी, क्या कर दिया गया, अब जो प्राइवेट कंपनीज आई, ठीक, प्राइवेट कंपनीज आई तो क्या कर दिया गया, गवर्नमेंट कंपनीज का ओनर तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट था, ठीक। तो इन कंपनीज को बेच दिया गया, सोल्ड कर दिया गया, ठीक है। किसको, प्राइवेट कंपनीज को। अब ओनर कौन बन गया, जब इन गवर्नमेंट कंपनीज को बेच दिया प्राइवेट कंपनीज को, प्राइवेट कंपनीज ने इसके बदले क्या दिया, गवर्नमेंट को पैसा दिया। तो अब कंपनी किसकी होगी, प्राइवेट कंपनीज की होगी ना। अब जो गवर्नमेंट कंपनी थी, ओरिजिनली गवर्नमेंट प्रॉपर्टी थी, वो अब किसकी बन गई, प्राइवेट कंपनीज की बन गई। एक तो हो गई ये बात। दूसरी बात क्या हो गया, या तो सीधा सीधा बेच दिया गया कंपनी को, या गवर्नमेंट की जो ओनरशिप है, गवर्नमेंट की ओनरशिप जो है उसको रिमूव कर दिया गया। मींस इसको ओनरशिप से ख़त्म ही कर दिया गया। इन कंपनी जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी थी, अब इन कंपनीज का ओनरशिप किसको दे दिया गया, प्राइवेट कंपनीज को। तो दोनों ही केस में चाहे सोल्ड किया गया, चाहे ओनरशिप प्राइवेट कंपनीज को दे दिया गया। कहने का मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी थी वो अब किसकी प्रॉपर्टी बन गई, प्राइवेट कंपनीज की प्रॉपर्टी बन गई, ठीक, प्राइवेट सेक्टर की प्रॉपर्टी बन गई। ओके, कैसे कैसे किया गया ये, बाय विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम ओनरशिप, या तो ओनरशिप से ही गवर्नमेंट को खत्म कर दिया गया, या बाय सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज, या तो उन पब्लिक सेक्टर कंपनीज की सेल कर दी गई और वो प्राइवेट कंपनीज को बेच दिया गया। ये था। अब जो ये सेल होता है ना, बाय सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर, जो हम पब्लिक कंपनीज की सेल कर देते हैं, और किन को देते हैं, वो प्राइवेट कंपनीज को दे देते हैं। प्राइवेट कंपनीज उसके बदले में पैसा देती हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, डिसइन्वेस्टमेंट। तो क्या हुआ 1991 के बाद ये डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, जिससे क्या बन गई, प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन इसलिए क्योंकि जो गवर्नमेंट सेक्टर कंपनीज थी या पब्लिक सेक्टर कंपनीज थी, उनकी प्राइवेटाइजेशन हो गई, यानी कि वो अब प्राइवेट कंपनीज बन गई, इसलिए बोला जाता है प्राइवेटाइजेशन। और लिबरलाइजेशन मैंने आपको बोल दिया, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस वगैरह, लाइसेंसिंग वगैरह रिमूव कर दी गई, तो अब माहौल ज़्यादा से ज़्यादा लिबरल हो गया था, यानी कि आज़ादी वाला माहौल हो गया था। कोई भी आके कोई भी कंपनी सेटअप कर सकता था। ये हो गया लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। अब देखते हैं ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ, ठीक। ग्लोबलाइजेशन मीन्स क्रिएटिंग अ बॉर्डरलेस वर्ल्ड। ओके, बॉर्डरलेस यानी कि मान लीजिए अगर ये हमारी ये इंडिया है, यहाँ पे कोई और कंट्री, यहाँ पे कोई और, तो इन दोनों के बीच में कोई बॉर्डर ही नहीं है। ये ईजिली क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं। अब इन इंडिया स्किल्ड लेबर, चीप लेबर, देखिए क्या होता है इंडिया में क्या होता है, एक सेकेंड, इंडिया की अगर बात करूं तो इंडिया के लोग जो होते हैं काफ़ी स्किल्ड होते हैं, ठीक, काफ़ी स्किल्ड होते हैं। और क्योंकि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, तो लोग क्या करते हैं, लोग चीप हो जाते हैं। चीप यानी कि वो कम वेजेस में काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं, समझे आप। मतलब इंडिया के जो लोग हैं, एक तो उनके पास स्किल्स भी हैं, ऊपर से वो अनएम्प्लॉयड भी हैं। तो क्योंकि वो अनएम्प्लॉयड है, चाहे उनको कम वेजेस क्यों ना दे दे, लो वेजेस क्यों ना दे दे उनके काम के लिए, वो रेडी होते हैं काम करने के लिए। ये सारी चीज़ें देखकर, एक तो अनएम्प्लॉयमेंट देखकर, स्किल्ड लेबर देखकर और चीप लेबर देखकर, बाकी जो फॉरेन कंट्रीज़ थी, फॉरेन कंट्रीज़ ने क्या किया, फॉरेन कंट्रीज़ ने इंडिया के जो लोग हैं उनको हायर करना शुरू कर दिया। और क्या कर दिया, ऑनलाइन या जैसे भी काम करना शुरू कर दिया। इंडियन लोगों को हायर करके उन्होंने इनके साथ काम करना शुरू कर दिया। इसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन इसलिए क्योंकि अब सिर्फ इंडिया के लोग
इंडिया में ही काम नहीं करते, बट पूरे ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में वो काम करते हैं, किसी भी फॉरेन कंट्री में काम करते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ग्लोबलाइजेशन। आई होप ये तीनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, दिस केम आफ्टर 1991 व्हेन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज फॉर्मुलेटेड। ओके, चलिए अब चलते हैं आगे। अब देखिए, ये जो इकोनॉमी जो हमने लिबरल बनाई, इसके अपने कुछ फ़ायदे हैं, अपने कुछ नुकसान हैं, जो मैं आपको इनिशियली बता रही थी। अब देखिए एडवांटेजेस देख लेते हैं क्या क्या है। रैपिड इंक्रीज इन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। क्या हो गया, हमने क्या किया, देखिए इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करी, तो क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया फॉरेन में, और फॉरेन कंट्रीज़ जो है उन्होंने भी हम लोगों को क्या देना शुरू कर दिया, कभी लोन देना शुरू कर दिया, कभी पैसा देना शुरू कर दिया, तो मीन्स फॉरेन एक्सचेंज हुआ, हम दोनों के बीच में रिसोर्सेज का या सर्विसेज का या गुड्स का एक्सचेंज हुआ, जिससे क्या हुई, डेवलपमेंट हुई। तो वो चीज़ तो एक अच्छी हुई। दूसरी क्या हुआ, इंडिया इज़ अ सक्सेसफुल एक्सपोर्टर ऑफ मेनी गुड्स इन फील्ड ऑफ IT, टेक्सटाइल्स एंड सॉफ्टवेयर। इंडिया जो है 1991 से पहले ज़्यादा चीज़ें इंडिया के, मैं आपको बता चुकी हूँ, इंडिया के एक्सपोर्ट्स जो है वो बहुत लो थे, एक्सपोर्ट्स कम थे, यानी कि बहुत कम चीज़ें जाती थी इंडिया से बाहर की कंट्रीज़ में, ठीक। लेकिन 1991 के बाद अगर हम देखें तो इंडिया जो है वो सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बना, मींस वो चीज़ें बेचने लगा। कौन कौन सी फील्ड में, IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में, टेक्सटाइल्स यानी कपड़े वगैरह के फील्ड में, एंड सॉफ्टवेयर के फील्ड में। तो अगर इंडिया ने एक्सपोर्ट करी चीज़ें तो उसके बदले में तो उसको ट्रांजैक्शन भी हुई होगी, मनी भी मिला होगा, तो इंडिया की इकोनॉमी एक तरह से बूस्ट हुई इन एक्सपोर्ट की इंक्रीज होने की वजह से, ठीक। क्लियर हो गई ये बात। अब देखिए डिसएडवांटेजेस क्या हैं। डिसएडवांटेज ये है कि नो अटेंशन टू एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा। देखिए क्या हुआ, जब 1990 के बाद बहुत ज़्यादा लिबरलाइजेशन हुई, तो इंडिया ने क्या किया, उन्होंने पैसा कमाने पे, इकोनॉमी बूस्ट करने पे ज़्यादा ध्यान दिया, ठीक। लेकिन जो बाकी जो फैक्टर्स थे, जो क्वालिटेटिव फैक्टर्स, जिनको हम क्वालिटेटिव फैक्टर्स बोलते हैं, क्वालिटेटिव फैक्टर्स यानी कि एजुकेशन, ठीक, हेल्थ, ठीक, एम्प्लॉयमेंट, ठीक, ये सारी चीज़ें जो है ना, इन पे ध्यान कम जाने लग पड़ा ध्यान। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान किस पे था, फॉरेन में एक्सपोर्ट करना है, वहाँ से पैसा लेकर आना है, फॉरेन रिजर्व्स एक्सचेंज करनी है, ठीक है, ये सब पे ध्यान था। तो ये जो एग्रीकल्चर हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, हेल्थ इश्यूज़ हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इन पे गवर्नमेंट का कोई अटेंशन गया ही नहीं, ये एक प्रॉब्लम हो गई, ठीक। उसके बाद मैंने आपको बताया डिसइन्वेस्टमेंट, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, जब एक पब्लिक प्रॉपर्टी को सोल्ड कर दिया जाता है, और वो किसको दे दिया जाता है, प्राइवेट सेक्टर उसके बदले में पैसा ऑब्वियसली देती है, ठीक है। तो डिसइन्वेस्टमेंट हुई, मींस गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। पैसा तो जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रॉपर्टी हमेशा के लिए रहती है, तो प्रॉपर्टी भी खत्म हो गई, डिसइन्वेस्टमेंट हो गई, तो ये एक लॉस था। आफ्टर 1991 ये एक लॉस था, प्रॉपर्टी लूज होना एक लॉस था, ठीक। सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, ये आपको समझ आ गया। इसी को हम क्या बोलते थे, प्राइवेटाइजेशन इसी को हम बोलते थे। उसके बाद थर्ड इज टैक्स रिडक्शन ऑन फॉरेन कंट्रीज लीड टू लो रेवेन्यू कलेक्शन। अब क्या हुआ, जब इंडिया में फॉरेन कंट्रीज आती थी, वो अपने गुड्स बेचती थी इंडिया में, तो इन गुड्स पे ओरिजिनली टैक्स होता था। जब टैक्स होता था तो ये टैक्स जो है इन द फॉर्म ऑफ मनी होता था, ठीक। देखिए अगर फॉरेन कंट्रीज़ हमारे यहाँ पे गुड्स बेच रही हैं, गुड्स के साथ साथ वो टैक्स भी तो दे रही है ना, मनी की फॉर्म में टैक्स भी दे रही है, तो ये मनी किसके पास जा रहा है, इंडिया के पास। तो एक तरह से इंडिया के पास रेवेन्यू आ रहा है, ठीक, रेवेन्यू आ रहा है, पैसा आ रहा है, इकोनॉमी बूस्ट हो रही है। बट अब जब 1991 के बाद ये टैक्स को ही हटा दिया गया, इन सारी रिस्ट्रिक्शंस या बैरियर्स को ही हटा दिया गया, तो ये मनी तो आना बंद हो गया, दैट मीन्स रेवेन्यू आया ही नहीं इंडिया के पास। तो एक तरीके से जो है इंडिया का लॉस हुआ एक तरीके से, क्योंकि जो रेवेन्यू आता था वो अब कम हो गया। और एक प्रॉब्लम क्या है, और एक डिसएडवांटेज ये है कि जैसे ही इंडिया में फॉरेन गुड्स आए तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंडिया में हो गया। इंडिया में कंपटीशन हुआ किसके बीच में, फॉरेन गुड्स एंड इंडियन गुड्स के बीच में। लोगों ने फॉरेन गुड्स को चूज़ किया बिकॉज दे वर गुड इन क्वालिटी एंड दे वर ऑल्सो चीपर देन इंडियन गुड्स। तो इंडियन गुड्स पड़े रह गए, ठीक। तो इंडियन गुड्स के बदले पैसा तो आया नहीं, तो इकोनॉमी डाउन हो गई।
दिस वाज आल्सो अ प्रॉब्लम आफ्टर 1991। ठीक, तो मैं आपको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बता चुकी हूँ 1991 के बाद क्या हुई थी। और आप जो इकोनॉमी है आगे उसमें से एक इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर है दैट इज़ RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एंड अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा एंड पसंद भी आया होगा तो आप लाइक कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपको PDFs लेनी है और या कोई भी टेस्ट देने हैं तो आप JK सिविल सर्विसेज ऐप पे जा सकते हैं और ऐप का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट।